Hello, and in this video, we are going to be looking at Hindi as Language 2 from the 21st January 2024 paper. This paper is code M, and you can check your answers along with this. So I'm not reading the Gadyansh, this is the one about AI. So गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए तो ये मानवीय गुणों का संस्कार दे, क्योंकि लास्ट लाइन से जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। समूह से भिन्न शब्द क्या है? सो चाय वाय समूह से भिन्न शब्द है, बाकी सब में ऑपोजिट्स आर बीइंग यूज्ड और सिनोनिम्स आर बीइंग यूज्ड। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, सो दिस इज ईयर, बड़ी ई एन ईयर, सो दिस इज ईयर। एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डालेगी। सो सबसे कम प्रभाव जो नहीं होगा वो है खेती बाड़ी, बिकॉज दैट इज मोर शारीरिक, दैट इज मोर फिजिकल। एआई को जन्म देने वाला कारक है। सो कारक, सो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक द आंसर इज मानव, बट इट कुड ऑल्सो बी टेक्निक। एआई का अर्थ है, सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा और ये प्रभाव नकारात्मक होगा। आई एम गोइंग विद नकारात्मक होगा बिकॉज इट सेज दैट वी डू नॉट हैव आंसर्स टू दिस। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना भी मुश्किल है। सो वी डू नॉट हैव आंसर्स, सो राइट नाउ it is being thought that the effect of AI on education is going to be a little bad. So move on to question number 128. चिकित्सा में जुड़े कार्य करने के में AI भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो केस हिस्ट्री बना देगा, दिस विल बी द मेन सहयोग। पैराग्राफ इज अबाउट प्राणवायु। सो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सो प्राण और शरीर का सामंजस्य। सामंजस्य इज हार्मनी, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, सो स्वास्थ्य is your abstract noun, it is not an adjective, that is what they have been asking. प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास योग में है, सो योग करेंगे तो प्राणवायु में बल मिलेगा। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। रोग का कारण है प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। These are directly taken from the passage, so you should be able to get this. अच्छे स्वास्थ्य का संबंध डैश से है, तो ये प्राणवायु से है। बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पे ये बौद्धिक हो जाएगा, बौद्धिक। So that finishes off with the comprehension part. Let's move on to pedagogy. निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल, सो यू वांट ड्रिल, एंड भाषा के औपचारिक गुण धर्म, that is formal points of grammar you need, so that is in Shravya Bhashavad, that is audio lingualism. So you need a lot of drill and formal knowledge in कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। तो बेसिकली वो घर में अपने माता पिता के साथ चारों में बात करता है और दोस्तों के साथ वो कन्नड़ तथा हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि मित्र व अध्यापक को यही भाषा आता है। सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज, दिस इज अ ट्रांसलिंगुअल योग्यता। ट्रांसलिंगुअल योग्यता और the ability to trans language is to be able to change languages very easily. Now within translanguaging, I'm not sure whether it is, so CTET can take code mashing, but I am not sure code mashing is exactly what this is. Code mashing is when it keeps changing languages. So translanguaging is being able to use the appropriate language in the context that you are. So I shall go with option 1. Okay, 138 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है about language learning? So प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, so it supports each other. कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए चम्मच, प्लेट, डब्बे, so she's getting real things. This is realia. After a long time a question is coming on realia. These used to be kind of a standard question in 2018-19. घोषात्मक ज्ञान क्या है? What is declarative knowledge? We're talking about declarative knowledge.
So the answer is 2, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, knowing about the terms of grammar, but so that is where you're declaring it. But procedural knowledge, where you can actually do something, you'll be able to pronounce the word, you can find out errors, and you can just say how something is to be done. So these three would be procedural knowledge, whereas being able to say that what is any term in grammar, that is declarative knowledge. 141, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जाती है जहां विद्यार्थी विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है. So you give something which is opposite to maybe what the children are learning. What is this प्रक्रिया known as? So this is समालोचनात्मक विश्लेषण or critical analysis. This is not to do with साक्षरता. We are not doing साक्षरता, and this is not a process related pedagogy. परभाषा व्यवहार, that is ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? So it is a pedagogy, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में, using it as a resource, की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है. So this is a pedagogical process or strategy through which you use the languages of the learners as a resource. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा की अच्छी तरह से, so this is the stages of writing. You need manas manthan, which is your brainstorming. Then you need to put the main points down, मुख्य बिंदु नोट करना. Then you will make a outline, which is रूपरेखा बनाना. So I guess this should be the answer. Then you make a draft, you edit, and you make the final one. So this is the correct answer. सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं. दे आर राइटिंग आउट द मेन पॉइंट. ये कौशल को क्या कहेंगे? सो दिस इज, so broadly I guess it is a संज्ञानात्मक कौशल. It is a cognitive skill, but I think it is also a study skill. So I would ideally go with option 1. Let's see what CTET says. Okay, 145, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े, पता करें कि ये प्रश्न किस प्रारूप, what typology का है. छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसको दुखों और कठिनाई को का सामना करने वाले, you want to write a letter so that the child, so you're writing a letter. So this is an extrapolative writing where you are putting yourself in the other person's place and writing letters. कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री में 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है. ओके, she reads two things in writing and शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने में कहती है. पढ़ी गई सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो. मूल जैसा ना हो. Okay, so this is a paragraph dictation, but I'm not really sure why they've written ek jaisa na ho. It should not sound be the same. So I'm not sure, but I'll go with 2. Academic भाषा के विभिन्न प्रकार विषयों के लिए. So whenever you see academic भाषा, this is CALP, cognitive academic language proficiency. 148, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? So अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, specifically NEP has not spoken that you need to speak or study English. They've just left it as a learn an Indian language, foreign language. It is up to the child. So अंग्रेजी भाषा का अध्ययन has not been mentioned in the 3 language formula. Another one on 3 language formula. त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभी ये वो सही वाला पूछा है. सो दिस इज, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक. सो बाय द टाइम यू फिनिश योर क्लास 10, यू हैव लर्नड 2 लैंग्वेजेस मोर. The last one, 150, अधिगम प्रतिफल, so that is learning outcomes. शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं. What when you're talking about this, will go with dakshata, that is your competency. Your measuring of competencies will come under learning outcome. This is a broad one, need not specifically be भाषागत तथ्य, it need not be न्यूनतम स्तर, it is definitely not that, and need not be grammar. So option should be answer 2. So with that, we come to the end of
Hindi as language 2. This is the 21st January 2024 paper. If you would like me to do Hindi as language 1 or even English as language 2, do let me know. Put it in the comments below and I will definitely make those videos. Right now, I'm doing the videos for my students who have studied with me, and they have all taken English as language 1 and Hindi as language 2. Thank you for watching.